Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Bulot. I am Naima Tehniyat and I am going to teach you DSM 5. कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। अब जो डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें हमारे पास आते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी, स्टटरिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और इसके साथ स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। ये हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब जो डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो डेफिसिट्स होते हैं वो लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन में बेसिकली होते हैं। स्पीच क्या होती है? एक तरह से ये एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन होती है साउंड्स की जिसमें इंडिविजुअल की आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस, रेजोनेंस, क्वालिटी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जो लैंग्वेज होती है ये एक तरह से कन्वेंशनल सिस्टम है सिंबल्स का। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज होगी, साइन लैंग्वेज हो गई, रिटन होगी, पिक्टोरियल होगी, जो कि एक रूल है कम्युनिकेशन का, एक उसको लेके जो चलता है, जो मीनिंगफुल बात होगी। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन अब आ जाती है, कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्बल या नॉन वर्बल, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल बिहेवियर होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है दूसरे के बिहेवियर, आइडियाज़ को, या एक तरह से वो एक्सप्रेस करता है किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, आइडियाज़, उसकी फीलिंग्स को दूसरों को। अब जो हमारे पास सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग कि उस परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी लैंग्वेज एक्विजिशन में, एक्विजिशन मुराद हसूल में, और फिर उस लैंग्वेज का डिफरेंट मोडालिटीज़, डिफरेंट जो तरीके हैं, जैसे साइन लैंग्वेज होगी, रिटन होगी, स्पोकन होगी, उसमें यूज़ करने में उसे मसला होगा। अब ये मसला क्यों होगा? क्योंकि वो डेफिसिट है कॉम्प्रिहेंशन में या प्रोडक्शन में। अब वो किस चीज़ की प्रोडक्शन या कॉम्प्रिहेंशन में डेफिसिट है? उसके पास एक तो वोकैबुलरी बहुत रिड्यूस है, आगे 3 पॉइंट्स में वो बताया गया। ठीक है, फॉलोइंग में उसके पास वर्ड नॉलेज और उसका यूज़ वो बहुत कम है। एक तो लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुराद एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर वर्ड टू वर्ड इस तरह का सेंटेंस बनाना जो कि एक पूरी मीनिंगफुल बात, एक मीनिंगफुल चीज़ कन्वे कर सके, वो उनके पास नहीं है। इम्पेयरमेंट एंड डिस्कोर्स में, मतलब अब जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी को, वर्ड्स को लेके जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया, तो अब उन मीनिंगफुल सेंटेंसेस से एक प्रॉपर कन्वर्सेशन, एक प्रॉपर टॉपिक को डिस्क्राइब करना और एक इवेंट की सीरीज़ को डिस्क्राइब करना, वो उसमें वो इम्पेयर होंगे। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं वो सब्सिक्वेंटली और क्वान्टिफाइबली जो एक्सपेक्टेड एज होगी कि इस एज में बच्चा जो है वो इतना बोल लेता है, लेकिन वो उस एज से उसकी कम होंगी, और यही उसकी जो है फंक्शनल लिमिटेशंस में, उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में मसला करेंगे। उसकी सोशल पार्टिसिपेशन अफेक्ट होगी, एकेडमिक अचीवमेंट्स उसकी अफेक्ट हो जाएंगी, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट हो जाएगी। जो ऑनसेट है इसका क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग वो है डेवलपमेंटल पीरियड, और क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं किसी भी हियरिंग, सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन या किसी और न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल जो डिले है डिसऑर्डर उससे जो है वो बेटर एक्सप्लेन हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ तो जो इस डिसऑर्डर का कोर फीचर है वो यही है कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी एक्विजिशन यानी हसूल में, और उस लैंग्वेज की डिफरेंट मोडालिटीज़ के अक्रॉस यूज़ में। किस वजह से? क्योंकि वो डेफिसिट आ रहा है, रिड्यूस वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन में वो डेफिसिट है। अब उसमें क्या आ जाता है? वोकैबुलरी उसकी कम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका कम है, लिमिटेड है वो, और डिस्कोर्स में उसकी इम्पेयरमेंट है। अब जो लैंग्वेज लर्निंग होती है और यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स के ऊपर होता है। अब ये दोनों क्या होती हैं? एक एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं, ये एबिलिटी के जो प्रोडक्शन ऑफ वोकल, वर्बल साइंस, जेस्चर्स, वो सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो बता रहा है एक चीज़। फिर रिसेप्टिव एबिलिटी कि जो सामने वाला जो हमारे पास सामने है, हमारे पास अपनी जो चीज़ वो वर्बल साइन लैंग्वेज के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको रिसीव करना। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर जो है
इन दोनों मोडालिटीज़ के ऊपर जो है लैंग्वेज स्किल्स को असेस किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर सिवियरिटी लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेसिव एबिलिटी के ऊपर सिवियर हो और वो जो रिसेप्टिव एबिलिटी है उस पर हार्डली वो इम्पेयर्ड हो, उसकी इम्पेयरमेंट इतनी खास ना हो जैसे उसकी एक्सप्रेसिव एबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। अब जिन लोगों को लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उनकी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुई होती हैं क्योंकि वो डिस्कोर्स वाला काम नहीं कर सकते, उनको याद करने में मसला होता है क्योंकि एक तो यहाँ पे वर्ड क्योंकि यूज़ हुआ है इक्वेस्टेशन, हसूल नॉलेज का उनके लिए मुश्किल है, उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे तो उसको याद नहीं कर पाएंगे। फ़ोन नंबर हो गया, शॉपिंग लिस्ट होगी, ये उन लोगों को याद नहीं होगा। और इसी तरह फिर ये जो डिसऑर्डर है लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसकी जो एक हिस्ट्री है, इंडिविजुअल की हिस्ट्री, उसकी डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, इन सब की बुनियादों पर उसको ये डायग्नोज किया जाएगा। फिर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है लैंग्वेज एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो लगा के फिर एस्टिमेट किया जाएगा, सारी उसको गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। एसोसिएटेड फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस में देखा जाए तो एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री लैंग्वेज डिसऑर्डर की जो है वो ऑफन प्रेजेंट होती है इस डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। और ये हो सकता है कि बच्चा उसको अडॉप्ट भी कर सकता है एक लिमिटेड लैंग्वेज को, शाय भी हो सकता है, पहले वो शाय होगा और बात करने से वो रोकेगा, उसको रिस्ट्रेंट होगा। फिर जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन से वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ या सिर्फ फेमिलियर इंडिविजुअल्स के साथ वो करेगा, ठीक है। सोशल इंडिकेटर्स सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि उसको डायग्नोज हम कर देंगे, उसके लैंग्वेज असेसमेंट कर दें या कुछ इस तरह से, बाकी फैक्टर्स भी उसकी सारे उसको स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के थ्रू उसको चेक करना है। डेवलपमेंट एंड कोर्स को देखा जाए तो एक एज होती है जो हर एज के हिसाब से एक बच्चे के अंदर कहा जाता है कि इतनी एज पे बच्चा पहुंचेगा तो ये इतना ज़्यादा बोल सकता होगा। 5 साल का बच्चा पूरी बात कर सकता है, आगे से पूरा मुकालमा करके बड़ों के साथ लड़ाई भी लगा सकता होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा है उसको ऑब्जर्व किया। पहले 3 साल किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन बिल्कुल एक खाली से कह लें स्लेट, ये बिल्कुल एक खाली बोर्ड की मानद होता है, खाली किताब कह लें उसको। उसके ऊपर जो कुछ आप लिखते जाते हैं तो बच्चा 3 साल के बाद ना वैसे ही करने लग जाता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है दुनिया को 3 साढ़े 3 साल की उम्र तक। उसके बाद उसका जो एक्शन होगा, किसी चीज़ को रिएक्ट वो जिस तरह करेगा, वो चीज़ जो है वो उसने जो 3 साढ़े 3 सालों में सीखी है वो उसको शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स में देखा जाए तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है इसमें मार्क चेंजेस आ सकती हैं टोडलरहुड से लेकर एडल्ट लेवल तक, ठीक है। और चेंजेस डिफरेंट डायमेंशंस में अपीयर हो सकती हैं, साउंड्स में, वर्ड्स में, ग्रामर, नरेटिव्स में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, ये बीमारी शिफ्ट हो जाए। मतलब कि अगर जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये इमर्ज होता है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, ठीक है। लेकिन कंसिडरेबल वेरिएशन आ जाती है अर्ली वोकैबुलरी एक्विजिशन और अर्ली वर्ड कॉम्बिनेशन में। हो सकता है उसके पास जो स्टॉक है वर्ड्स का वो तो, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि उसकी वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ही कम होगी, ठीक है। मे बी उसके पास थोड़ी सी बेटर ग्रामर हो जाए लेकिन साउंड्स का मसला उसको आ जाए, शिफ्टिंग हो जाए, उसकी डायमेंशंस उसकी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ और रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ अगर हम जाएं तो जो एक बच्चा है जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, मैंने 2 बताई हैं, एक एक्सप्रेसिव और एक रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव जो कि वो खुद एक्सप्रेस कर रहा है, जेस्चर, वर्बल सारे। रिसेप्टिव जो कि वो रिसीव कर रहा है सामने से या उसको समझ रहा है, समझने की एक तरह से एबिलिटी लैंग्वेज को। तो अगर वो रिसेप्टिव पे आके उसकी इम्पेयरमेंट है तो प्रोग्नोसिस का बहुत मसला होगा। उसके डायग्नोज तो चलो हो ही जाएगा इसने टेस्ट लगा के, लेकिन प्रोग्नोसिस की कितनी एज में, कितने अरसे में ये जाके ठीक हो सकता है या इसके कवर अप करने के चांसेस है, उसमें मसला हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब क्योंकि वो रिसेप्टिव उस लैंग्वेज का उसका मसला है तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा ट्रीटमेंट कोड और डिफ़िकल्टीज़ होंगी कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ने में और फ्रीक्वेंटली सीन करने में। जो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में अगर देखा जाए जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये हाईली हेरिटेबल है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें ज़्यादातर मोर लाइकली टू हैव
पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिसऑर्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंटल वेरिएशंस, ठीक है। कल्चरली, रिलीजन, सोशल, एथनिक वेरिएशंस जितनी भी हैं उनको मद्देनज़र रखना है। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मदर है वो एक कल्चर से, या कह लें कि वो पठान कल्चर से है, और उसके फादर जो हैं वो पंजाब साइड से हैं, सिंध साइड से हैं। अब बच्चे के एक साइड पे बोली जा रही है जी पश्तो, दूसरी साइड पे कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, सिंधी बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है। तो बच्चा अब एक साइड पे आ रहा है तो वो उनको सुन रहा है, जब दूसरी साइड पे आ रहा है तो वो उनको सुन रहा है, तो बच्चा बीच में कंफ्यूज हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं कौन सी बोलूँ? बच्चे के पास वोकैबुलरी दोनों की है, लेकिन उसको समझ नहीं आता मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं। हीयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। अब जो हीयरिंग इम्पेयरमेंट है उसके लिए उन केसेस को जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी वाले डिफ़िकल्टी से एक्सक्लूड करना जो है, लैंग्वेज डिसऑर्डर के केसेस से एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि अब वो सुन नहीं पा रहे तो उनके पास किस तरह से अल्फाज का ज़ख़ीरा है, ठीक है। जो लैंग्वेज डेफिसिट में भी एसोसिएटेड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट और अदर सेंसरी डेफिसिट और स्पीच मोटर डेफिसिट। अब लैंग्वेज डेफिसिट जो हो सकता है वो इससे एसोसिएट कर सकते हैं। जब लैंग्वेज डेफिसिट्स जो है in excess of those usually associated with these problem, diagnosis of language disorder may be made। language disorder diagnose किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर उसके असेसमेंट के बाद। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिले जो है एक तरह से प्रेजेंटिंग फीचर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, और डिफाइनेटिव डायग्नोसिस जो है बच्चे को तब तक नहीं देना जब तक एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नहीं हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है इसके लिए जो एसोसिएशन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसा एपिलेप्सी वगैरह होगी वो भी रिक्वायर्ड हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि अगर उसको कोई इस तरह का डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजिकल और उसकी वजह से उसको मे बी हो रहा हो। फिर लैंग्वेज रिग्रेशन, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है, जो बच्चे 3 साल से कम होते हैं, ठीक है, एक तरह से ये साइन ऑफ ऑटिज़म होता है। नेक्स्ट ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पढ़ेंगे कुछ, क्योंकि जो हमने न्यूरो डेवलपमेंटल के स्टार्ट में एक बात पढ़ी थी कि ये एक लिमिटेड से लेकर स्पेसिफिक से लेकर एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स पे जाता है। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में भी एक स्पेसिफिक से वैरायटी पे वो जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उसके एक साइन सिम्टम्स में लैंग्वेज रिग्रेशन भी आ जाता है और स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब लैंग्वेज रिग्रेशन क्या, कि वो अपनी जो लैंग्वेज है जो जिस तरह वो बात करता है उसका जो स्टोर है वोकैबुलरी का वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा, वो भूल जाएगा बच्चा। ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का एक पहलू ये भी है। अब कोमोबिडिटी की तरफ अगर हम जाएं तो लैंग्वेज डिसऑर्डर जो वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी आ जाती है। मैंने पीछे भी बताया कि उनको नंबर्स याद करने में मसला होगा, रिमेंबरिंग में मसला हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं कर पा रहे ज़ुबानी, उनके लिए लैंग्वेज का हसूल एक्विजिशन वो मुश्किल है, ठीक है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, और ये इसके साथ साथ सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो है उसके साथ भी एसोसिएटेड है। और एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जो है स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर की वो भी ऑफन प्रेजेंट होती है। स्पीच साउंड डिसऑर्डर, अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या कहते हैं कि जो परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी स्पीच साउंड प्रोडक्शन में, हम जो बोल रहे हैं उसमें हम लोग बाकायदा एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्शन होगी उसमें डिफ़िकल्टी होगी जो कि इंटरफेयर करेगी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के ऊपर या प्रिवेंट करेगी वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस के ऊपर। जब कोई इंसान बोलता है तो वो बाकायदा से एक तरह से एक साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर बच्चों को देखा जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो पहले आवाज़ें एक तरह से मखसूस किस्म की वो बोलना, आई यू तो चलो वो फिनॉम्स में आ जाएगा, वो जो
बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है या जब कुछ अर्से में हफ्ता 2 हफ्ते का हो जाता है तो वो आवाज़ें एक थोड़ी सी निकालते हैं, ठीक है। तो बैबलिंग जिस तरह हो गई, तो वो सब चीज़ें वो हमारे पास इसमें स्पीच साउंड डिसऑर्डर स्पीच साउंड में आ जाती हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये लिमिटेशन कॉज करेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और फिर वो सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस और में जो है वो अफेक्ट करेगी। और जो ऑनसेट होगा सिम्टम्स का वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड होगा। ये डिफ़िकल्टी कॉन्जेंटियल या एक्वायर्ड कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जिस तरह सेरिब्रल पाल्सी, क्लेफ्ट प्लेट हो गया, डेफनेस हो गया, हेयरिंग लॉस हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आए। अब जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन है वो इस तरह से डिस्क्राइब होती है, एक क्लियर आर्टिकुलेशन हो और फिनोम्स की, ठीक है, जो इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं, एक क्लियर कट वो उसको प्रोड्यूस कर रहा हो इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोकन वर्ड। अब जो अल्फाज बोल रहा है उसकी ही वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक लफ्ज़ है ना तो वो उसकी ही साउंड, अब हम लोग बोलते हैं डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंशियल जिस तरह मैंने बोला, तो इसमें डिफरेंशियल TIEL इसकी अलग से साउंड बन रही है, DIFFER इसकी अलग से साउंड बन रही है, डेफ रेन ये साउंड्स हैं, तो इनको साउंड्स में मसला होगा, ठीक है। और जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन है इसके लिए बहुत फिनोलॉजिकल नॉलेज स्पीच साउंड की और एबिलिटी कि वो किस तरह से इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे जॉज, हमारे लिप्स, हमारी टंग मूव कर रही है। अब जो फिनोम्स हम बोल रहे हैं, जो फिनोलॉजिकल नॉलेज हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी और मूवमेंट की जो आपस में है वो कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, ब्रीथिंग के साथ, वोकलाइजेशन ऑफ स्पीच के साथ, ये सारी इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो डेवलपिंग चाइल्ड होते हैं एट द एज ऑफ 4, ठीक है, ओवरऑल स्पीच जो है उनकी इंटेलिजिबल होती है, और जबकि 2 साल के होते हैं तो 50% उनकी जो बातें होती हैं ना वो अंडरस्टैंडेबल होती है। अपनी तरफ से वो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन काफ़ी हद तक हमें समझ आ रहा होता है ये क्या बोल रहा है बच्चा, तोतली ज़बान में बोल रहा है, किस तरह से वो उनकी बात हमें समझ आ रही होती है। अब जिन बच्चों को स्पीच साउंड प्रोडक्शन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो फिनोलॉजिकल नॉलेज ऑफ स्पीच साउंड में या जिस तरह एबिलिटी होगी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ स्पीच के, उनमें उनको मसला होता है। ये वेरी करती है, वेरिंग करती है एक डिग्रीज़ के ऊपर, ठीक है, मूवमेंट और जो है और जो साउंड स्पीच साउंड प्रोडक्शन है उनकी उसमें कोऑर्डिनेशन में भी मसला होता है। अब एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ डायग्नोसिस की तरफ अगर हम लोग आएँ तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये पर्टिकुलरली जो एक्सप्रेसिव डेफिसिट्स होते हैं और मे बी फाउंड टू को-ऑकर विद स्पीच साउंड डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर एक्सप्रेसिव डेफिसिट्स के साथ को-ऑकर हो सकता है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर के साथ एक्सप्रेसिव डेफिसिट्स क्या होते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर की इसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है। अगर एबिलिटी हो कि रैपिडली जो आर्टिकुलेशन है उसको कोऑर्डिनेट किया जाए एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डिफ़िकल्टी में, तो हो सकता है कि हिस्ट्री हो डिले या इन कोऑर्डिनेशन एक्वायरिंग स्किल की कहीं किसी भी तरह से, या जो फेशियल मस्कुलर कल्चर है उसका कुछ मसला हो, दूसरों में उसकी जो है वो माउथ को कोई मसला हो, ठीक है। अब जो स्पीच है मे बी डिफरेंशियली इम्पेयर्ड इन सर्टन जेनेटिक कंडीशंस में भी आगे स्पीच जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। अगर इफ़ प्रेजेंट दीज शुड बी कोडेड, अगर प्रेजेंट है तो उनको कोडेड भी किया जाए, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ जाएँ तो जो लर्निंग है ताकि स्पीच साउंड प्रोडक्शन की वो क्लियरली है और एक्यूरेट है, और जो लर्निंग प्रोसीजर जो लर्निंग है वो प्रोड्यूस करती है एक कनेक्टेड स्पीच फ्लुएंसी, ठीक है। एक डेवलपमेंटल स्किल्स में जब लर्निंग हो गई है स्पीच साउंड की क्लियर है वो, तो वो जब कोई बंदा बोलेगा, ये जब वो बच्चा बोलेगा तो वो क्लियरली वो एक फ्लुएंसी के साथ बोलेगा। अब जिस तरह मैं बोल रही हूँ मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, ठीक है, तो इस तरह से ही वो फ्लुएंटली बोलेगा, ठीक है।
अब जो आर्टिकुलेशन है स्पीच साउंड की, वो एक डेवलपमेंटल पीरियड को, डेवलपमेंटल पैटर्न को जो है वो फॉलो करती है, जो कि एज नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करती है किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के। अगर बच्चे का जो वर्ड्स प्रोडक्शन है जो भी है वो शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस के, डेवलपमेंट के मुकाबले में वो सारी चीज़ें कम हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बात करने में भी वो ज़रा कम है, आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन है मास्टरिंग स्पीच साउंड प्रोडक्शन की शुड रिजल्ट इन मोर इंटेलिजिबल स्पीच बाय द एज ऑफ 3 years। अब एक बच्चा है वो इतना खास बोल नहीं रहा, हल्का फुल्का बोल रहा है, लेकिन 3 साल की उम्र तक उसको देखा जाएगा भाई ये क्या कर रहा है, आया ये परफेक्टली जा रहा है नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही कुछ अरसे बाद मैंने इस तरह के बच्चे भी देखे हैं कि उनको कहा जाता है कि ये बच्चे जो है वो आराम सुकून से बोलेगा, इसकी डिले जो है वो डेवलपमेंट है, लेकिन डॉक्टर के वो 3 आराम से कहने के बाद वो बच्चा जो है वो महीने के अंदर अंदर इतना बोलता है कि सारे हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो ऑब्जर्व कर रहा होता है, दूसरों को ले रहा होता है, फिर वो एक दफ़ा बोलना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब कुछ स्पीच साउंड्स होती हैं जो कि एक्सपेक्टेड एज होती है कि 7 years तक सीख जाएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं तो कहा जाता है वो 8 तक सीख जाएगा, लेकिन अगर वो जो एक्सपेक्टेड एजेस हैं उनसे भी डिले जा रहा है, वो उसको नहीं बोल पा रहा, तो वो फिर मिस आर्टिकुलेशन कर रहा है, तो फिर वो मसला है। अगर कुछ आर्टिकुलेशंस ऐसी हैं, कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनको कहा जाता है कि भाई ये 7 years की एज में मुश्किल है ये बोल सके, मिस आर्टिकुलेशन वहाँ पे हो जाएगी, ये 8 years तक आ जाएगा, तो वो अगर वो उस पर भी नहीं आ रहा, वो डिले हो जा रहा है, एक तरह से स्टटरिंग टाइप की जो है वो आ रहा है, तो इट्स मीन के कुछ ना कुछ कहीं फिर प्रॉब्लम है। अब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, नॉर्मल वेरिएशन इन स्पीच, हमें सबसे पहले कि रीजन, कल्चर, सोशल, एथनिक वेरिएशन जो स्पीच की हैं उनको कंसिडर करना है बिफोर मेकिंग डायग्नोसिस। ठीक है, हियरिंग और सेंसरी इम्पेयरमेंट, और अगर उस बच्चे को हियरिंग या सेंसरी इम्पेयरमेंट भी है तो देखना है कि आया ये जिसकी जो इम्पेयरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू उस हियरिंग या सेंसरी इम्पेयरमेंट जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन है या लैंग्वेज का उसे प्रॉब्लम है वो अकॉर्डिंग टू दिस डिसऑर्डर है, ठीक है, दिस इम्पेयरमेंट है, या फिर वो उससे एक्सीड कर रहा है। अगर वो उस इम्पेयरमेंट से एक्सीड कर रहा है फिर हम उसको ये डायग्नोसिस करेंगे। स्ट्रक्चरल डेफिसिट आ गई, यानी उसको कोई स्ट्रक्चरल जो बच्चा है या कोई भी वो है इंडिविजुअल है उसको कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, माउथ का ही हो गया, कोई भी जिस तरह क्लेफ्ट प्लेट हो गया, फिर डिसर्थिया जिस तरह स्पीच इम्पेयरमेंट होगी वो एट्रीब्यूटेबल हो सकती है मोटर डिसऑर्डर से। ठीक है, जैसा सेरिब्रल पाल्सी हो गया, जो न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं इसके साथ साथ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, वॉइस के डिफरेंशिएट करते हैं डिसआर्थेरिया को स्पीच साउंड डिसऑर्डर के। ठीक है, आल्दो ये जो यंग बच्चे होते हैं अंडर 3 years डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन मिनिमम जो जनरल बॉडी मोटर मूवमेंट्स होती हैं ना वो उससे किया जा सकता है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बात यहाँ पे आ जाए तो जो लिमिटेड यूज़ ऑफ स्पीच है वो साइन ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी हो सकता है। अब सिलेक्टिव म्यूटिज्म में ये होता है कि वो जो बच्चा है या वो कोई भी इंडिविजुअल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेटिंग में बोल रहा है, दूसरी सेटिंग में वो बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन जब एक सेटिंग में बोल रहा है तो अच्छा खासा बोल रहा है, वो वहाँ पे फुली इंजॉय कर रहा है, जबकि दूसरी सेटिंग में बिल्कुल नहीं है, तो वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है कि वो सिलेक्टिव प्लेसेस पे म्यूट है, बाकी जो सिलेक्टिव प्लेसेस हैं उन पे वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसे स्टटरिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्टटरिंग से मुराद हकलाना होगा। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया ये में कहता है कि जो डिस्टर्बेंस होंगी नॉर्मल फ्लुएंसी में, टाइम पैटर्निंग जो है स्पीच में उसमें, और इनअप्रोप्रिएट होगी जो इंडिविजुअल की एज और लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, और ये परसिस्टेंट होगी टाइम के साथ। ठीक है, नॉर्मल फ्लुएंसी, अब मैं बोल रही हूँ, मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, मैं कहीं अटकने ही नहीं, और जो जिनको स्टटरिंग डिसऑर्डर होगा, जो बच्चे हकलाते हैं उनको आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। हमारे पास
टीवी ड्रामास में या मूवीज़ में इस तरह के कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। कराची से लाहौर में उसका फ्रेंड जो होता है वो स्टटरिंग डिसऑर्डर उसको होता है। मूवीज़ वाली एग्जांपल्स ज़रा स्टूडेंट्स जल्दी पिक करते हैं तो इसलिए मैं ज़रा वो भी दे देती हूँ। और इसके जो स्टटरिंग करते थे ना, तो वो एक ही लफ्ज़ पे अटक जाना, उसको लंबा कर देना, वो इस तरह से करते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट एंड मार्क्ड occurrences of one or the more of the following, ठीक है। 1 से 7 तक एक या एक से ज़्यादा उसमें ये occurrences होगी। साउंड और सिलेबल रिपीटेशन, एक वर्ड को या एक साउंड को वो बार बार रिपीट करेगा। इसके अलावा साउंड प्रोलॉन्गेशन होगी कॉन्सोनेंट्स की, इसके साथ वॉवल्स की भी आ दा, इस तरह से वो उसको लंबा कर देगा, ठीक है। ब्रोकन वर्ड्स होंगे जिनमें पॉजेज आएंगे एक ही वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड इस तरह से वो, ठीक है। और ऑडिबल या साइलेंट ब्लॉकिंग होगी, एकदम से बोलते बोलते ब्रेक लगे, ओ अब वो ना वॉइस ने निकाल रहा है, किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं वो निकाल रहा, तो वो ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। जो सर्कुलेशन है वो होगी वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स, जिन वर्ड्स से उसे मसला है, जो वो नहीं बोल सकता, उनको वो जो है वो छोड़ देगा, उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ करेगा। जो वर्ड्स प्रोड्यूस विद एक्सेस ऑफ फिजिकल टेंशन, जब वो बोलेगा तो फिजिकली वो टेंशन के साथ बोलेगा, ठीक है। मोनोसिलेबिक वर्ड रिपीटेशन, मोनोसिलेबिक जिस तरह से आई सी, आई को लंबा खींच लिया, ठीक है, एक ही वर्ड को उसने रिपीट कर दिया, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस है ये एग्जाइटी कॉज करेगी स्पीकिंग के मुताबिक, और लिमिटेशन कॉज कर देगी जो जितनी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, सोशल पार्टिसिपेशन है, एकेडमिक ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की, या किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। अब जो ऑनसेट है सिंड्रोम का वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड है, ठीक है। अब लेटर ऑन इसका जो डायग्नोसिस है ऑनसेट इसका, वो अडल्ट ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी उसको फिर अलग से इसका डायग्नोसिस देंगे। अब ये जो है ये ट्रिब्यूटेबल नहीं है स्पीच मोटर या सेंसरी डेफिसिट से, डिसफ्लुएंसी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट, स्ट्रोक, ट्रॉमा, ट्यूमर और या किसी मेडिकल कंडीशन उसकी वजह से। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम इसके आएँ तो जो एसेंशियल फीचर है ऑन चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर का, ये डिस्टर्बेंस है नॉर्मल फ्लुएंसी और टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच। एक टाइम है ना, अब आप बोल रहे हो, आपको कहा जाता है कि आप 3 मिनट के अंदर अंदर ये बात कंप्लीट करो, या आपके पास 2 मिनट है, 2 से 2.5 मिनट है, आपने ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल करनी है, तो आप इस स्पीड से बोलते हो तो आप उसको मुकम्मल कर दो। अब जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो उसको इस आराम सुकून से बोलेगा कि वो मुश्किल से 3 से 4 लाइनें 2.5 मिनट के अंदर बोल सके, मे बी वो एक ही बोल सके, ठीक है। साउंड प्रोलॉन्गेशन इसमें आ जाएंगी, स्पीच जो है ब्रोकन वर्ड्स होंगे, साइलेंट या ऑडिबल ब्लॉकेज होगी, और फिज़िकल टेंशन होगी बोलते वक्त, मोनोसिलेबिक वर्ड होल वर्ड रिपीटिशन भी होगी। जो डिस्टर्बेंस है फ्लुएंसी वो इंटरफेयर करेगी एकेडमिक ऑक्यूपेशनल जितने भी उसकी जो सोशल कम्युनिकेशन का पार्ट है उसके ऊपर वो करेगी। जो डिसफ्लुएंसी है ये ऑफन एब्सेंट होगी ओरल रीडिंग के वक्त, ठीक है, सिंगिंग या टॉकिंग टू इंटीमेट ऑब्जेक्ट और टू द पेट्स। हो सकता है कि वो एब्सेंट हो इन केस कि अगर वो उनके वो काम करते हुए रिलैक्स होता है तो, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस में फियरफुल एंटिसिपेशन होगी प्रॉब्लम की, वो डेवलप हो सकती है। जो स्पीकर है वो अटेम्प्ट करेगा कि वो डिसफ्लुएंसी बाय लिंग्विस्टिक मैकेनिज्म उसको जो है वो अवॉइड करे, जिस तरह वो अल्टरिंग करेगा रेट ऑफ स्पीच का, या बहुत से वर्ड्स बहुत सी साउंड्स को वो अवॉइड करेगी कि मुझे इनमें मसला होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा ना, मैं इतनी लंबी बात करूँगा या करूँगी कि अगला जो है वो तंग हो या अगले को मसला हो। इन एडिशन जो फीचर्स ऑफ द कंडीशन स्ट्रेस एग्जाइटी वो उसको होगी, उसकी जो डिसफ्लुएंसी है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। ये मोटर मूवमेंट के साथ कंपनीड हो सकता है, जिसमें आई ब्लिंक्स हो गए, टिक्स हो गई, ट्रेमर्स हो गए,
लिप्स के फेस के। अब जब वो बोल रहा होगा तो उसके लिप्स कांपेंगे, वो खुद भी कामेगा, फिजिकल टेंशन तो उसको हो ही रही है, ठीक है। अब जो चिल्ड्रन फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, एक तरह से ये एक रेंज ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज़, ठीक है, और इसके साथ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लुएंसी डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़ जो है इसका अनक्लियर है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए तो जो चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल स्टटरिंग डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं, ये एट द एज ऑफ 6 अकर होता है। फॉर 80 to 90% जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं एट विद द एज ऑफ ऑनसेट रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स, ठीक है, 2 से 7 साल की उम्र के दौरान, और अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी एज है वो 6 साल है, ठीक है। जो लोग 2 से 7 साल के दरमियान अफेक्ट होते हैं और कोर्स इसका जो है वो 6 ईयर है, और 80 to 90% अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को ये होता है। जो ऑनसेट है वो एकदम से सडन भी हो सकता है, डिसफ्लुएंसी वो ग्रेजुअली भी स्टार्ट हो सकती है, रिपीटिशन ऑफ जो है इनिशियल कॉन्सोनेंट्स, फर्स्ट वर्ड फ्रेज या लॉन्ग वर्ड उसकी वो बार बार रिपीट करेगा, उससे भी वो स्टार्ट हो सकती है। बच्चा खुद भी अनअवेयर होता है, और जैसे जैसे डिसऑर्डर प्रोग्रेस करता है ये जो डिसफ्लुएंसी है ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, फिर ये उसकी मीनिंगफुल लेटर्स में, वर्ड्स, फ्रेजेस में उनके जो है वो इंटरफेयर करती है, अल्टरेंस करती है, और बच्चा जो है वो स्पीच डिफ़िकल्टी से जैसे ही अवेयर होता है तो वो एक मैकेनिज़्म बनाता है ताकि वो उसको अवॉइड करे, ठीक है, और पब्लिक स्पीकिंग को वो अवॉइड करता है, सिंपल अल्टरेंस कर देता है। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है ये शो करती है 65 to 85% जो बच्चे हैं वो रिकवर करते हैं डिसफ्लुएंसी से, ठीक है, विद द सिवियरिटी ऑफ फ्लुएंसी डिसऑर्डर एट द एज ऑफ 8 years predicting recovery are persistent into adolescence and beyond। या तो वो उसको रिकवर कर जाएगा, ठीक है, या फिर वो उसको अडल्टहुड तक वो उसके चला जाएगा। मैंने एक केस देखा था, एक शो में वो बंदा आया था और उसने अपना केस बताया था। उसके वालिद उसको और उसकी मदर को मारते थे जब वो छोटा था, ठीक है। फिर उस सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, डिप्रेशन, उस सब में उसकी स्टटरिंग स्टार्ट होगी और स्टटरिंग उसकी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। वो बंदा जब मैंने इंटरव्यू सुना तो वो उस वक्त 30 इयर्स की एज का था, तो उसकी स्टटरिंग उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बकौल के उसने काफ़ी हद तक इसको कवर भी कर लिया है, लेकिन फिर भी ये है। अब ये बात इससे साबित होगी या तो वो एट द एज ऑफ 8 वो ठीक हो जाता, अब वो नहीं हुआ क्योंकि उसके फादर स्ट्रिक्ट थे, तो उस वजह से जब तक वो अपने फादर के साथ रहा, मदर के साथ रहा, उनके अंडर था, तो उसकी स्टटरिंग ठीक नहीं हो पाई थी। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ आए, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जो रिस्क ऑफ स्टटरिंग है, फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स इंडिविजुअल विद ऑनसेट चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, ये ज़्यादा है, मोर देन 3 times रिस्क एज compared to general population। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के जो इन एडिशन बीइंग फीचर ऑफ कंडीशन, स्ट्रेस और एग्जाइटी जो है वो एग्जैजरेट कर देंगे डिसफ्लुएंसी को। जो इम्पेयरमेंट है सोशल फंक्शनिंग की वो भी एग्जाइटी में ही रिजल्ट करेगी। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, अच्छा जिस बंदे की मैंने आपको बताई है तो वो बंदा अच्छा खासा अभी जो है ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनिंग को उस तरह का वो है और उसे अवार्ड भी मिल चुका है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेंसरी डेफिसिट्स हमारे पास सबसे पहले आता है। जो डिसफ्लुएंसीज हैं स्पीच की वो एसोसिएट कर सकती हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, ठीक है। अब उसको ये डायग्नोसिस तब देना है जब जो स्पीच डिसफ्लुएंसी है वो एक्सीड करेगी उस इम्पेयरमेंट के में जो एक्सपेक्टेड है उनसे ज़्यादा। नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी जो ये द डिसऑर्डर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डिसफ्लुएंसीज, ठीक है, दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों में एकदम से हो जाती हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रेसेस बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो नॉर्मल जो है नॉर्मल पॉजेज हो गए उनकी निस्बत इसको
जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, जो स्टटरिंग है ये किसी भी मेडिकेशन का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और मे बी ये डिफेक्टेड बाय टेम्पोरल रिलेशनशिप विद एक्सपोजर टू अ मेडिकेशन। अडल्ट ऑनसेट डिसफ्लुएंसीज, इफ़ जो डिसफ्लुएंसीज हैं इनका जो ऑनसेट है ये ड्यूरिंग या आफ्टर एडोलेंसेंस है तो मे बी अडल्ट ऑनसेट फ्लुएंसी हो सकता है रादर देन द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब जब अडल्ट ऑनसेट फ्लुएंसी डिसफ्लुएंसीज होंगी ये एसोसिएटेड होंगी स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट्स के साथ, वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस होंगी, मेंटल कंडीशंस होंगी और वो मे बी स्पेसिफाइड हों लेकिन वो DSM-5 में नहीं है। अब टोरेट्स डिसऑर्डर, इसमें वोकल टिक्स होती हैं, रिपीटेटिव वोकलाइजेशन होती है और इसको डिस्टिंग्विश करना है रिपीटेटिव साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन और ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के साथ। अब जो वोकल टिक्स होती हैं और रिपीटेड वोकलाइजेशन होती है ये सडन हो सकती हैं। अब नेक्स्ट इज सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है, परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी है सोशल यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज मैनिफेस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। परसिस्टेंट लगातार डिफ़िकल्टी होगी जो सोशल यूज़ होगा वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। डेफिसिट इन यूजिंग कम्युनिकेशन फॉर सोशल पर्पस, अब जिस तरह ग्रीटिंग हो गई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन होगी तो वो इस कम्युनिकेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। इम्पेयरमेंट होगी कि जो एक कम्युनिकेशन जो वो बात कर रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको सामने वाले की निस्बत चेंज करना, ठीक है, या उस वक़्त सब बैठे हुए हैं जो एक तरह से मीटिंग हो रही है या जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको चेंज करने में उसको मसला होगा। प्लेग्राउंड में जिस तरह बोल रहा है वो बंदा या वो बच्चा तो वैसे ही घर में बोल रही है, क्लासरूम में बोल रहे तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि वो चेंज करे अपने एक्सेंट को, ठीक है। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन एंड स्टोरी टेलिंग, जिस तरह सच एज टेकिंग टर्न्स इन कन्वर्सेशन, रीफ्रेजिंग व्हेन मिसअंडरस्टूड। अब उसको जो बात पता है जैसे पता है वैसे के वैसे बता देगा, उसको उसमें जहाँ से उसको भूल गई वो उसको रीफ्रेज नहीं कर पाएगा, उसको जो है एक तरह से स्टोरी टेलिंग जो है वो सही नहीं कर पाएगा। जब आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं तो एक ख़ास किस्म का लहजा होता है कि अगला जो है वो उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाए, भाई अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव वो सब चीज़ें, ठीक है। जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है, मेकिंग इन्फरेंसेस एंड द नॉन लिटरल या एम्बिगुअस मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके साथ आप कोई मजाक करोगे मे बी वो उसको ना समझ सके, ठीक है, जो बात जो मायनी बात होगी उसको समझने में उसको मसला होगा। अब ये डेफिसिट्स जो हैं ये फंक्शनल लिमिटेशन कॉज करेंगे, उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन और जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है, सब में जो ऑनसेट है सिम्टम का वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड है, लेकिन जो डेफिसिट्स हैं ये ज़्यादा मैनिफेस्ट तब होंगे जब तक सोशल कम्युनिकेशन होगी, वो तब सही तरह से मैनिफेस्ट होंगे, सामने आएंगे और जब वो लिमिटेड कैपेसिटीज से एक्सीड करेंगे। जो सिम्टम्स हैं ये किसी मेडिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, वर्ड स्ट्रक्चर, ग्रामर, उनसे। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आए, जो सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ये कैरेक्टराइज है, एक प्राइमरी डिफ़िकल्टी है प्रैग्मेटिक्स में या सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है, उसमें उनको मसला है, ठीक है, बेसिक इसका यही है। जो इसमें डेफिसिट वो किस में होगा, जो सोशल रूल्स हैं किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ये बात हो रही है ऊपर से जो हमने भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा कि वो उसको समझ नहीं आ रही, वो जब बात हो रही है तो वो किस तरह से एक एनवायरनमेंट में बोले, दूसरी में वो किस तरह से बोले, ठीक है, उसमें वो बेसिकली रूल में सोशल रूल्स जो हैं उसमें वो डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट जो है सोशल कम्युनिकेशन में उसकी मसला आ रहा है, उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, वो ये सारी चीज़ें उसकी अफेक्ट हो रही है। एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस में जो मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर है इस डिसऑर्डर का वो है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जो कि कैरेक्टराइज है हिस्ट्री ऑफ डिले इन रीचिंग लैंग्वेज माइलस्टोन या एंड हिस्टोरिकल इफ़ नॉट करंट स्ट्रक्चरल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स उसकी होंगी,
ये जिस तरह लैंग्वेज डिसऑर्डर था। तो इंडिविजुअल जिससे सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट है वो अवॉइड करेगा सोशल इंटरेक्शंस को। ADHD बिहेवियर प्रॉब्लम और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो भी ऐसे इंडिविजुअल को हो सकते हैं। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर हम आए तो क्योंकि सोशल प्रैग्मेटिक जो डिसऑर्डर है ये जो है डिपेंड करता है एडिक्वेट डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, स्पीच एंड लैंग्वेज और डायग्नोसिस ऑफ सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो वो रेयर होता है उन बच्चों में जो 4 साल से कम होते हैं। लेकिन जैसे ही 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे पहुंचते हैं तो वो उनमें एक एडिक्वेट स्पीच और मीनिंगफुल जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ होती हैं ना, वो परमिट आइडेंटिफिकेशन होती हैं कि भाई अब इस बच्चे को पता है। अब किसी भी 4-5 साल के बच्चे से आप पूछें अच्छा आप हमें स्टोरी सुनाओ, तो जिस तरह से बड़े किसी ने स्टोरी सुनाएगी वो वैसे ही स्टोरी आपको सुनाएगा, बीच में 2-3 बातें और भी डालेगा, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़हीन और तेज़ हैं। अब रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ये अपीयर करती है ज़्यादा रिस्क सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का। डिफरेंशियल डिसऑर्डर में हमारे पास है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्राइमरी डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन होती है उन इंडिविजुअल्स में जिन्हें सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स होते हैं, ठीक है। जो 2 डिसऑर्डर्स हैं उनको डिफरेंशिएट by the presence of autism spectrum disorder, restricted repetitive behavior interest activities और जो है absence in social communication और एक्टिविटीज़। और अब जो ऑटिज़म सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक रिस्ट्रिक्टेड उनका बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, आई मूवमेंट उनकी जो आई कांटेक्ट होता है उनका वो अफेक्टेड होता है। अब सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर में तो ये नहीं है, लेकिन उसको मसला क्या यहाँ पे है सोशल कम्युनिकेशन में, ठीक है। वो अपनी कन्वर्सेशन को जो एक रूल है कन्वर्सेशन का सोशल, उसको वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उसको आगे नहीं लेके जा रहा, ठीक है। अब एक बच्चे को अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अगर उसके साथ कंसिडर करना है, उसके अंदर ये सिम्टम्स भी सारे मौजूद हैं, तो फिर इसके लिए उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ठीक है, वो प्रॉपर लेनी है तब जाके, ठीक है। अब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो प्राइमरी डेफिसिट होते हैं ADHD के, वो इम्पेयरमेंट कॉज कर सकते हैं सोशल कम्युनिकेशन और फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जो पार्टिसिपेशन है उनकी, सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, वो भी इफेक्ट हो सकती है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सोशल फोबिया जिसे कह लें, जो सिम्टम्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ये ओवरलैप करते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर इस टाइमिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जो सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर है, इंडिविजुअल हैड never had effective social communication in social anxiety disorder। जो social communication skills हैं वो develop हो सकती हैं appropriately but not utilized because of anxiety। अब उसके अंदर skills हैं लेकिन वो utilize नहीं कर पा रहा। अब जिसको social pragmatic डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इसमें तो वो सिगरेट से उसके अंदर डेवलप ही नहीं हो रही। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर एंड ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर। अब जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये डेफिसिट हो सकती हैं उन इंडिविजुअल में जिन्हें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या ID होगा, ठीक है। लेकिन सेपरेट डायग्नोसिस जो है वो तब तक नहीं देना जब तक ये क्लियरली एक्सेस ना करें इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन से। अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, अब जो ये इस कैटेगरी में प्रेजेंटेशन उन सिम्टम्स की आती है उसकी जब एक इंडिविजुअल को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट होगी सोशल ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें, लेकिन क्राइटेरिया किसी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ मीट नहीं कर पा रहा होगा। यहाँ पे जो क्लिनिशियन है उसको अपनी जो उसके पास एक सॉलिड रीज़न भी नहीं आ रहा होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। जैसे एमरजेंसी रूम में बैठा हुआ तो उसके पास एक क्लाइंट आ रहा है तो उसकी ये हालत है, तो यहाँ पर उसको अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करनी होगी और यहाँ फिर एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे उसको डायग्नोसिस देना होगा। अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देके बाद में हो सकता है वो उसके साथ एक मीटिंग सेट कर ले और फिर उनको बाद में जो सेशंस हों उसमें उसको मे बी कुछ इस तरह का सॉलिड पॉइंट मिल जाए।